हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रजत दर और आज हम बात कर रहे हैं वेल्थ प्रिजर्वेशन स्ट्रेटजीज ड्यूरिंग वोलेटाइल मार्केट। जी हाँ, हमने देखा है कि डिसेंट रन अप हुआ है निफ्टी में, सेंसेक्स में, ब्रॉडर मार्केट्स में, इवन गोल्ड ऊपर आया है। हर एक एसेट क्लास ऊपर गए, इवन रैपिड इंक्रीज इन द रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन। सो हैविंग सेड दैट, एक नॉर्मल क्वेश्चन आ रहा है हर एक को कि भाई अब पोर्टफोलियो इतना ऊपर आया है, मेरे पास क्या प्रावधान अवेलेबल है, क्या अरेंजमेंट्स हैं जो मैं यूज कर सकता हूँ, टूल्स जो आप मुझे बताओ, 5 रास्ते मुझे बताओ कि जिससे मैं अपने पोर्टफोलियो को प्रिजर्व कर सकता हूँ एंड आई कैन प्रोटेक्ट देम फ्रॉम वोलेटिलिटी। अब इसमें एक चीज जानने की बहुत जरूरत है, वोलेटिलिटी मैनेज करने का मतलब ये नहीं होता कि मैंने डाइवर्सिफाई कर दिया एंड आई एम डन विद इट, मैंने फाइनेंशियल प्लान बना लिया आई एम डन विद इट, मैं उसको ट्रैक कर रहा हूँ आई एम डन विद इट। इट इज नॉट हैपनिंग। सो प्लान बनाना इज अ स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट ऑफ इट। बात आती है अब टैक्टिकल की। नाउ यू आर ऑलरेडी इनटू द वॉर, यू आर ऑलरेडी इनटू द बैटल ग्राउंड एंड द मार्केट्स हैव गॉन अप डिसेंटली। सो अब जो वोलेटिलिटी को आपको प्रिजर्व करना है, वोलेटिलिटी को देख के आपको वेल्थ पोर्टफोलियो को प्रिजर्व करना है, हाउ यू कैन डू दैट? So there are nearly 5 tools you can use, although there are many more which are used by the seasoned people. But to give you a starting point, मैं आपको टॉप 5 tools बताऊंगा जो आपको यूज करने हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये देखना है कि इट इज डन एट 2 levels। आप पोर्टफोलियो लेवल पे भी कर सकते हैं और आप एक सर्टन प्रोडक्ट लेवल पे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला टूल जो मैं आपको कहूंगा वो होता है आपका पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग। मगर पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग का मतलब ये नहीं होता है कि भाई मेरा पोर्टफोलियो है 1 करोड़ का, चलो जी मैं देखता हूँ, मैं रिबैलेंस कर लेता हूँ। लेकिन रिबैलेंसिंग के रूल्स क्या है? जब आप पोर्टफोलियो रिबैलेंस करते हैं, आप ये सोचिए कि 1 साल पहले अगर आपका पोर्टफोलियो का जो आइडल मॉडल रेशियो था वो था 50% डेट 50% इक्विटी। एग्रीड? अब 1 साल हो गया है या इवन 6-8 महीने हो गए एंड द मार्केट हैज गॉन सब्सटेंशियली अप। अब आपके कोई फंड्स हैं विच आर गिविंग यू अराउंड 20% रिटर्न्स, 25% रिटर्न्स। और हम जानते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स हैं ऑन एन एवरेज लॉन्गर टर्म में आपको 12-15% रिटर्न। लेकिन इस बार आप देखेंगे आपको 25-30% रिटर्न आ गया, कुछ कुछ स्टॉक्स पे तो आपको 40% रिटर्न आ गया। अब इसमें एक लॉजिक देखने की बात है। इतना तो श्योर है कि अगर मुझे कोई भी एसेट क्लास 25 या 40% रिटर्न दे रही है और मेरा होराइजन अगर 4 से 5 साल है, तो मेरे को वही 25% रिटर्न मेरे को अगले 5 साल या 10 साल नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा? हमें ये पता है लॉन्ग टर्म एवरेज रिटर्न्स 12-15% के आसपास होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एज़ लक वुड हैव इट, अगर मुझे इस साल अराउंड 25% रिटर्न पोर्टफोलियो पे आ रहा है या 20% एवरेज रिटर्न पोर्टफोलियो पे आ रहा है, तो मैं ये एंश्योर करूंगा कि मैं उसको क्या सिक्योर करूं। अगर मैं उस रिटर्न को सिक्योर करता हूं, तो मुझे ये तो पता है कि 25% रिटर्न मैंने सिक्योर कर दिया एंड देन बाद में मैं रिमेनिंग मनी को इन्वेस्टेड रख सकता हूं। तो यहां आपको देखना है कि इफ यू आर ऑलरेडी एट अ हायर रिटर्न ऑन योर पोर्टफोलियो एज ऑफ नाउ, बट लॉन्ग टर्म यील्ड तो आपकी नीचे ही जाएगी। सो आपको यहाँ पे जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है टू सिक्योर दैट रिटर्न दैट यू ऑलरेडी मेड। सो देयरफॉर अब इसमें डिफरेंट लोग डिफरेंट टाइप के अरेंजमेंट्स करते हैं। एक तरीका ये है आपका कि भाई हमने स्टार्ट 1 साल पहले किया था 50-50 परसेंटेज में डेट इक्विटी। अब इस 1 साल में देर इज नो अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटी दैट हैज कम अप, देर इज नो चेंज इन माई लाइफ स्टाइल, देर इज आई हैव नॉट बॉट ए प्रॉपर्टी और आई हैव नॉट बॉट ए कार और आई डोंट हैव ए चाइल्ड हु इज बोर्न इन माई होम एज ऑफ नाउ इन द लास्ट 1 ईयर एंड देर इज नो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। सब कुछ सेम चल रहा है एज yesterday, jobs are also doing good। सो देयरफॉर आपका ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, अगर मेरा 50-50 ही मेरी ऑप्टिमल एसेट एलोकेशन थी एज पर माई रिस्क प्रोफाइल, तो मैं उस रेशियो, अब जो 50-50 चेंज होके 70-30 हो गया है बिकॉज इक्विटी हैज गॉन अप। तो अगर मेरे पास 50 लाख का पोर्टफोलियो है, 25-25 लाख लगाया था, 25 लाख की वैल्यू हो चुकी है आगे जाके 50 लाख, या 25 लाख की वैल्यू हो चुकी है 30-40 लाख। तो जो 10-15 लाख एक्स्ट्रा बना है आपका इक्विटी में बिकॉज द मार्केट्स हैव गॉन अप, तो आप उस अमाउंट को उठा के वापस डेट में डालिए ताकि एवरेज एलोकेशन अगेन 50-50 परसेंटेज हो जाए। ये एक तरीका है जिसको आप कह सकते हो पोर्टफोलियो लेवल को आपने रिबैलेंस करके ऑप्टिमल लेवल ली। लेकिन अब इसमें एक कैच ये होता है कि बिकॉज मार्केट बहुत इन्फ्लेटेड है, पी रेशियो हाई गए हैं, बड़ा प्राइसिंग मार्केट है, हालांकि वी आर एंटिसिपेटिंग द जनरल इलेक्शंस कमिंग अप एंड मोस्ट प्रोबब्ली द स्टेटस क्यो इन द गवर्नमेंट वुड रिमेन द सेम एंड द पीपल विल बी बेटिंग कि भाई मैं रखूं या नहीं रखूं। कुछ को अभी भी होगा कि भाई हो सकता है कि गवर्नमेंट मेजोरिटी में आए या नहीं आए, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे? तो अगर आप ये वाला स्ट्रेटजी लगाते हैं कि 50-50 एलोकेशन को मैं वापस स्ट्रीमलाइन करके अपने ओरिजिनल एलोकेशन पे आऊंगा, तो आपने गेन्स को तो सिक्योर कर लिया लेकिन जो कैपिटल है उसको आपने सिक्योर नहीं किया। तो अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं बहुत पेसिमिस्टिक हूं और या मैं बहुत कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूं, मैं ये चाहता हूं नहीं जो है उसको मैं साबुत कर दूं प्लस अपने प्रिंसिपल को भी बचाऊं, फिर मैं देखूंगा अगर इलेक्शंस आया, मार्केट ऊपर जाके थोड़ा सा करेक्ट होगा, देन आई विल प्ले ए फुल स्विंग। तब उस केस में क्या कर सकते हैं? उस केस में तरीका ये होता है कि आपके पास जो भी इक्विटी एलोकेशन है, जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं, सो ऑब्वियसली आपने जब आर्बिट्राज फंड में लमसम स्विच कर दिया, आपको ये तो पता है कि 1 लाख तक के इंटरेस्ट में मुझे टैक्स नहीं लगेगा शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में लगे अब ऑब्वियसली ये आपको ये देखना है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है, टैक्स बेनिफिट एनालिसिस करना है।
कि मैं रखूं और बाद में अगर मार्केट नीचे जाए मैं कैपिटल इरोड होके वेट करने रहूं, बिकॉज द टाइम ऑल्सो हैज इट्स वैल्यू। और आज की डेट में मैं इतना बुक कर लूं, अगर मुझे 25% रिटर्न मैं सिक्योर कर रहा हूं, उसके ऊपर मैं टैक्स दे दूं तो ठीक है, चलता है, बट इवन देन आई विल बी हैविंग अ डिसेंट कॉर्पस विद मी व्हिच आई कैन अगेन रिडिप्लॉय एंड एवरेज आउट माय रिटर्न्स। सो इसका मतलब है जो दूसरा तरीका इसमें है, आप ये कर सकते हैं, जो भी मेरा इक्विटी पोर्टफोलियो है मैं उसको लमसम आर्बिट्राज में डालूंगा। आर्बिट्राज इक्विटी फंड मुझे टैक्सेशन के सेम बेनिफिट्स देगा जो एक इक्विटी म्यूचुअल फंड देता है, और क्योंकि वो आर्बिट्राज फंड में आ गया है, मैं वहां से वापस एसटीपी करवाऊंगा अपने सेम इक्विटी फंड में, इफ यू डोंट वांट टू इवन चेंज द फंड्स फॉर दैट मैटर। अब इससे क्या हो गया, इससे ये हो गया कि अगर मेरा 20-25% का रिटर्न ऑलरेडी बन चुका है और मैंने उसको आर्बिट्राज में डाला है, आर्बिट्राज अगर आज की डेट में मुझे 5.5 से लेकर 7.5-8% देता है, दैट इज ओके, बिकॉज डेट से प्रेफरेंशियल टैक्सेशन उसकी, और मैं वहां से वापस एसटीपी करके डालूंगा। और अगर अगले 3-4-6 महीने अगर मार्केट वोलेटाइल रहता है, रेंज बाउंड रहता है, सो आई विल स्टिल बेनिफिट, बिकॉज मेरे को फिक्स रिटर्न तो मिल ही रहा है आर्बिट्राज को, और वहां से मैं एसटीपी करके रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कर रहा हूँ। तो ये आपकी दूसरी स्ट्रेटजी होती है। तीसरी स्ट्रेटजी ये होती है कि आप ये कर सकते हैं, ठीक है, पता नहीं मैं ये करूं या नहीं करूं, लेकिन मेरे को ना एक्स्ट्रा पैसा जो इक्विटी से निकालना है, मैं डेट में नहीं डालना चाहता, मैं इक्विटी में ही डालना चाहता हूं। तो दूसरा तरीका क्या है, वो है कि फिर आप उन सेक्टर्स को एक्सप्लोर करो या उन कंपनीज को एक्सप्लोर करो जो वैल्यू बाइज है। तो इफ यू आस्क मी कि टॉप वैल्यू बाइज कौन से हैं, आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनीथिंग एज सच, बट अगर आपको एक पर्सपेक्टिव और एग्जांपल देना हो तो मैं कह सकता हूं आईटी स्टॉक्स, टेक स्टॉक्स। आप इन्फोसिस देख लीजिए, टीसीएस, एचसीएल देख लीजिए, वो नीचे आए हैं। सो अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इक्विटी में ही पार्टिसिपेट करना है, मैं इक्विटी से बाहर नहीं निकलना चाहता हूं, तो तीसरी स्ट्रेटजी ये है कि आप अपने अमाउंट को उन सेक्टर्स में डालिए विच आर नॉट अट्रैक्टिव एज ऑफ नाउ, because you are not investing to make money now, you are investing to make money in future। इसका मतलब है when you are investing today you need to invest in companies which are available at a discount or at a lower valuation, because you will be getting more and more number of stocks for that। So you can get into the tech or IT stocks for that matter, या आप कुछ PSU stocks में जा सकते हैं which are doing good, which are cash rich and still having a better ROE but lower PE ratio, आप उसके अंदर जा सकते हैं और कर सकते हैं। ये एक तरीके। अब इसमें भी अगर हम कहेंगे कि कुछ और अल्ट्रा कंजर्वेटिव, वो कहते हैं मैं इक्विटी में जाना चाहता हूं बट आई वांट टू बी प्ले मोर सेफ एंड मोर सिक्योर, तो उस केस में कर सकते हैं आप उन स्टॉक्स में जा सकते हैं विच मे बी पीएसयू या कैश रिच प्राइवेट कंपनीज हो सकती हैं, वेरी गुड गवर्नेंस एंड वेरी गुड फंडामेंटल्स, बट विच आर हैविंग फिनोमिनली गुड डिविडेंड यील्ड्स। तो अगर उनकी डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है तो आप उन टाइप की कंपनीज को इन्वेस्ट कर सकते हैं। और विद इन इक्विटीज और इधर विद इन प्योर स्टॉक्स में अगर आप किसी स्टॉक से निकल रहे हैं और को फिर भी जाना है तो आप डिविडेंड में भी डाल सकते हैं। डिविडेंड टैक्सेबल होगा, इट इज ओके, बट एटलीस्ट इफ यू वांट टू रिड्यूस योर रिस्क यू कैन स्टिल रिड्यूस योर रिस्क। तो कहने की बात ये है, अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो ये भी देखना है कि आपको लगेगा यार हमने एसबीआई का नाम सुना है, एसबीआई काफी स्टॉक ऊपर आया, लेकिन अगर आप पिछले एक साल का रिटर्न देखेंगे एसबीआई नियरली एट पार ही है, एक साल में उससे ज्यादा कुछ रिटर्न नहीं दिया है, बट इट हैड कम इनटू मल्टीपल साइकिल्स विद इन दिस 1 ईयर। सो अगर मैं कहूं कि आप वैल्यू स्टॉक्स में जाइए, डिविडेंड स्टॉक्स में जाइए, अगर आप स्टॉक पोर्टफोलियो करते हैं, आप आर्बिट्राज फंड में जाके पूरे का पूरे इक्विटी को आर्बिट्राज में डाल के वहां से एसटीपी करिए, वो फंड रूट हो जाता है, या आप सिर्फ प्रॉफिट कंपोनेंट को निकाल के वापस रीएलोकेट कर दीजिए एफिशिएंट, या प्रॉफिट कंपोनेंट को निकाल के आप उन सेक्टर्स में जाइए विच आर इन अ डाउन टर्न और विच वी आर एंटिसिपेटिंग इन नेक्स्ट 6 मंथ्स विल सी अ टर्न अराउंड। तो ये एक चीज होगी। अब लास्ट ऑप्शन ये आता है कि इफ दोज हु आर इनटू कमोडिटी ट्रेडिंग या जिनके बिग इक्विटी पोर्टफोलियो है, अगर आप कहेंगे यार मेरे पास 50 करोड़ का पोर्टफोलियो है या मेरे पास 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, मैं बेचना नहीं चाहता पोर्टफोलियो को, लेकिन आप अगर डेरिवेटिव ट्रेडर भी हैं तो आप पुट्स ले सकते हैं, आप कैलेंडर पुट्स ले सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि भाई ठीक है मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू 1 करोड़ थी जो आज 1.5 करोड़ हो गई है, मैं 50 लाख वेस्ट नहीं करना चाहता, तो 50 लाख के ऊपर आप रिवर्स कैलकुलेशन करके देखेंगे कि आपको निफ्टी के या बैंक निफ्टी के कितने लॉट्स लेने हैं, और आप उस लॉट्स के ऊपर bearish position लेके चलेंगे for next month, 2 month, 3 months to the rollover। But obviously this is for those people who are traders and know the risk of the game, ताकि 1:1 के रेशियो में अगर मार्केट 5% डाउन हो गया, आपका अगर 10 लाख उड़ गया तो 10 लाख आपने पुट से कमा लिया और डेरिवेटिव मार्केट से कमा लिया। तो दिस इज वन एक्सपेक्ट, प्लस आप करेंसी के थ्रू भी हेज कर सकते हैं इफ यू वांट टू हेज द मार्केट। अब लास्ट ऑप्शन ये आ जाता है कि अगर आप कहते हैं मैं एग्रेसिव इन्वेस्टर हूं और मैं फिर भी इसमें अगर हम कहते हैं कि यहाँ इलेक्शन भी आ रहा है, वोलेटिलिटी भी कम करनी है और मैं चाहता हूं मैं लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में जाऊं। अब एक चीज आपको समझनी है, अगर आप सेकेंडरी ट्रेडेबल बॉन्ड्स में जा रहे हैं, दे आर नियरली एज रिस्कियर एज द इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल आप उसको YTM, यील्ड टू मैच्योरिटी पे
जो आपकी मॉडिफाइड ड्यूरेशन है, तब तक अगर होल्ड नहीं करेंगे और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर जाता है तो उनकी यील्ड गिरेगी। लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे जाता है तो आप इवन डबल डिजिट रिटर्न्स भी देख सकते हैं। 10, 11, 12, 20% तक का भी रिटर्न देख सकते हैं। डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई के थ्रू कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस कर रही है। अब आयरनी ये है कि हम लोग अगर लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में, अगर मैं एग्रेसिव इन्वेस्टर हूं और मैं लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में जाना चाहता हूं, तो मैं कौन से लॉन्ग टर्म बॉन्ड लूं, कौन से ड्यूरेशन के लूं? 5 साल है, 10 साल है, 15 साल है, 20 साल है, मैं कौन सा लूं? अब इसमें एक जानने की बात है, आप ये सोचेंगे कि भाई मैं 10 साल का ले लेता हूं ना। आयरनी ये है, 5 साल का जो बॉन्ड है, ट्रेजरी बॉन्ड है, और जो 10 साल का ट्रेजरी बॉन्ड है, दोनों के बीच का जो यील्ड का स्प्रेड है वो सिर्फ 0.1% है। सो टेक्निकली कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर आप कहते हैं मुझे सब्सटैंशियल लेवरेज चाहिए ताकि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे आए मैं बेनिफिट करूं, देन देयर इज अ 0.25% डिफरेंस इन 5 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड्स एंड 15 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड्स। सो टेक्निकली आप 5 और 15 साल के बॉन्ड्स लेंगे अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर। अगर आप कंजर्वेटिव हैं तो आप शॉर्ट टर्म फंड्स लेंगे, क्योंकि इवन इफ वी आर एंटिसिपेटिंग एज ऑफ नाउ December 2023 दैट रेपो रेट should come down around mid of 2024. If that happens, we still have next 6 to 8 months well in hand, and floating rate funds investors या floating rate loan borrowers के लिए कुछ ज्यादा change नहीं होगा, and that is how it should go. Balance investors otherwise can look forward to balance advantage funds or the balanced funds for that category, like hybrid funds ले सकते हैं आप, उसमें आप conservative या aggressive hybrids लें, that depends upon the individual preference, risk appetite and the goals. But whatever you do, you need to see that when you need the money, and you need to map those resources accordingly. Because among all those things and the tax advantage that money back insurance plans were having under section 1010D last year, or even in 2023 till May, now there are inflation adjusted annuity plans also. So even if you want to further leverage your portfolio and you have got a profit booked, you want to put it back into debt funds. अगर आप डेट में डालेंगे, डेट के प्रोसीड्स टैक्सेबल है, बट अगर आपको लगता है कि यार ये 5-10 साल का मेरा इन्वेस्टमेंट्स हैं, इसमें से प्रॉफिट आ गया है, बिकॉज 25% प्रॉफिट है, मैं प्रॉफिट को वापस डालना चाहता हूँ, सो इफ यू हैव ऑलरेडी एन एन्युटी प्लान गोइंग ऑन, or if you are planning to take an annuity plan which is inflation adjusted with all future annual payments increasing, आप उसके अंदर डाल सकते हैं, because the maturity proceeds will be tax free for that matter. तो मैच्योरिटी प्रोसीड्स आपकी टैक्स फ्री होंगी। सो आपको ये सारे कैच देखना है, एंड वेदर दैट प्रोडक्ट इटसेल्फ इज ए फिट फॉर यू और नॉट, because every asset class has its own advantages, but those advantages make sense only if that fits in your customized investment profile. So with that, I would like to take your leave, and happy